अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से है कि वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखा जाना चाहिए, स्पेशली फॉर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स इन यूके में जैसा कि आपको पता है कि स्पाउस प्रोग्राम्स या डिपेंडेंट्स के लिए रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स का होना शर्त है, अदरवाइज आप डिपेंडेंट्स को साथ लेकर नहीं जा सकते। या वो स्टूडेंट्स जो वैसे एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज इन यूके। तो इसके हवाले से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रपोजल क्या चीज़ है और ये कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो रिसर्च प्रपोजल के हवाले से है और इसमें हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो कैसे ड्राफ्ट होता है, कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है और कैसे इसकी फाइनल फॉर्म जो है वो हम रेडी करते हैं और सबमिट करते हैं टू दी प्रोफेसर। तो पहले भी हमने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन की है, हमने इसमें पिछली वीडियोस में भी इसका जिक्र आता रहा है। तो आज हम इसको डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपने किस डिसिप्लिन में जाना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूके के अंदर जो मेजर फील्ड्स हैं वो अप्लाइड फील्ड्स हैं, वो हमारी वाली जोलॉजी, बॉटनी इस तरह की बेसिक फील्ड्स नहीं हैं। वो हर फील्ड जो है वो प्रॉपरली अलाइंड है विद द इंडस्ट्री और प्रोफेसर्स जो हैं वो अपना काम भी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन करते हैं और उसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आप अपनी अप्लाइड साइंस जो है या अप्लाइड फील्ड जो है वो पहले आप सिलेक्ट करें कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। नंबर 2, आपने देखना है कि जो आपकी अप्लाइड फील्ड है वो रिसर्च डिग्री की फॉर्म में किन किन यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रही है। अब इसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ सितंबर टू सितंबर इनटेक जो है वो रिसर्च डिग्रीज ऑफर करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जनवरी एंड सितंबर ऑफर करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो जनवरी के बाद अप्रैल मई इनटेक भी और उसके बाद जून इनटेक और फिर सितंबर इनटेक। मतलब ये कि वो सारा साल उनके एडमिशंस चलते रहते हैं। जब भी सुपरवाइजर एकेडमिक एवेल्युएशन कंप्लीट करता है वो यूनिवर्सिटी उनको जो भी नेक्स्ट इनटेक आ रही होती है उसके मुताबिक उनको ऑफर लेटर जनरेट कर देती है। जैसा कि लास्ट टाइम हमारी एक स्टूडेंट है तो फॉर एमफिल, तो उनकी एकेडमिक एवेल्युएशन लेट हुई तो उसको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको प्रोफेसर ने अपने तौर पे 2 से 3 माह के बाद की डेट्स देना शुरू कर दी कि आप या यकम फेब को आ सकते हैं या आप यकम मई को आ सकते हैं। तो आप इनमें से देखें कि कब आप जो है वो अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस तारीख को आप यूके पहुंच जाएंगे। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो ये आपको सर्च आउट करनी चाहिए। फिर यूनिवर्सिटीज के बाद आपको उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने सर्च आउट करने हैं। फिर आपने वहाँ पे फैकल्टी जो है वो 1 बाय 1 सबको देखना है। हर प्रोफेसर अपनी एक यूनिक लाइन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो इसके अंदर प्रोफेसर्स को तमाम प्रोफाइल्स को ओवरव्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रोफेसर ऐसा है जिसका काम आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया है। जब आप वो प्रोफेसर तलाश कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसके काम में से कुछ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो उसका लेटेस्ट काम से रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड्स निकालेंगे और वो कीवर्ड्स निकाल के आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे और गूगल स्कॉलर पे आप सर्च आउट करेंगे। अब उसके अंदर फिर गूगल स्कॉलर के अंदर आपको फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। उसमें आप ईयर बेस पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। रूल ऑफ थंब ये है कि हमें लास्ट 5 ईयर्स के अंदर के आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो उन कीवर्ड्स के साथ जो मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपके साथ आ जाएंगे ईयर बाय ईयर। आप 2024 का फिल्टर लगाएं या आप 2020 से 2024 तक का फिल्टर लगाएं या आप 2017 से 2024 का फिल्टर लगाएं। 2017 से पुराने आर्टिकल्स के ऊपर रिसर्च प्रपोजल अगर आप बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब जो आपने लेटेस्ट आर्टिकल्स निकाले हैं आप इनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। जिस आर्टिकल का आपको परफेक्टली एब्स्ट्रैक्ट समझ आएगा आप उसकी फिर मेथोडोलॉजी तलाश करेंगे। मेथोडोलॉजी उसी आर्टिकल के अंदर डिटेल से बताई गई होगी। तो मेथोडोलॉजी के अंदर आपने समझना है कि ये वाले आर्टिकल के लिए काम क्या क्या किया गया था। फिर उसकी डिटेल समझने के बाद, मेथोडोलॉजी अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर आप जो है वो प्रोफेसर की मेथोडोलॉजी जो उसके प्रीवियस आर्टिकल्स हैं उनको आपस में मैच करेंगे। आप देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट अलाइनमेंट बन रही है या नहीं बन रही। अगर वो परफेक्ट अलाइनमेंट बन रही है तो आप आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जो लेटेस्ट आर्टिकल अब आपके पास आया है, आइदर ये पब्लिकेशन हो प्रोफेसर की या उसी फील्ड से रेलिवेंट कोई लेटेस्ट पब्लिकेशन आपको मिली है गूगल स्कॉलर से, अब आप उसके दोबारा से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से एक दफा गूगल स्कॉलर पे सर्च आउट करेंगे और उसके बाद आप डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, कम से कम 10 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और अपना टाइटल जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपके रिसर्च
रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक जो है वो क्या होगा। उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने फर्दर डिफरेंट कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट वेरिएशंस को यूज करते हुए आर्टिकल्स आपने निकालना शुरू करने हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कोई भी साइटेशन मैनेजर का होना जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी साइटेशंस को सेव करते जाते हैं और आप बवक्त जरूरत उनको वर्ड की फॉर्म में या गूगल डॉक्स के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और इसमें ये होता है कि राइट वाली जो साइट, तो ये वाली ऑप्शन ये होती है कि आपको दोबारा से हर आर्टिकल को नहीं पढ़ना पड़ता। आपने उनको पढ़ा और पढ़ के उसको साइटेशन मैनेजर के अंदर स्टोर किया, सेव कर लिया। अब आप जब भी लिखना शुरू करेंगे पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, आप उसको इजीली साइट कर सकते हैं साथ साथ। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके साइटेशंस जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। जो बेसिक साइंसेज हैं या कोई मेडिकल साइंसेज हैं डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स को यूज करते हैं, जबकि जो सोशल साइंसेज हैं जिसमें एजुकेशन वगैरह आ जाते हैं वो जो है वो एपीए फॉर्मेट को यूज करते हैं। जो साइंटिफिक जो दूसरे हैं, जो मेडिकल साइंसेज हैं या लाइफ साइंसेज हैं या बेसिक साइंसेज हैं, वो वैंकूवर स्टाइल को या हार्वर्ड स्टाइल को यूज करते हैं। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। वो आपको वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से डिसिप्लिन के लिए यूनिवर्सिटी ने कौन सा साइटेशन स्टाइल रिकमेंड किया गया है। तो उसके मुताबिक आप अपना साइटेशन स्टाइल इजीली थ्रू सॉफ्टवेयर साइटेशन मैनेजर जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। और इसका इजाफी फायदा ये होता है कि आपको जब आपने एक इन-टेक्स्ट साइटेशंस देनी होती हैं जिसमें आपको हर स्टेटमेंट के बाद, हर मेजर स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं उसके बाद आपको उसको कोट करना होता है फ्रॉम साइंटिफिक आर्टिकल, और उसको डिटेल से पूरी उसकी जो रेफरेंस है वो आपको एंड पे बिब्लियोग्राफी में देना पड़ता है। तो इस चीज को अरेंज करना अगर आप मैनुअली करेंगे तो ये बहुत ट्रबलसम हो जाता है। बिल फर्ज आपने 3-4 पैराग्राफ लिख लिए हैं और आपको लग रहा है कि थर्ड वाला पैराग्राफ नंबर 1 पे आना चाहिए, तो आप अब इसको कट करके नंबर 1 पे लेके जाएंगे। तो अगर आपने मैनुअली किया होगा तो नीचे जो दिए गए रेफरेंसेस हैं वो भी आपको उसी तरह से दोबारा से अरेंज करने पड़ेंगे। अल्टरनेटिवली इसका तरीका ये है कि अगर आप साइटेशन मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो साइटेशन मैनेजर आपकी इन चीजों का ख्याल रखेगा। वो आपकी जहां पे भी आप उसको मूव कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके बिब्लियोग्राफी में भी ऑटोमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आप कोई साइटेशन को एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि ज़ोटीरो जो 100% फ्री है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, इसको आप गूगल डॉक्स के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इजीली एज इन द फॉर्म ऑफ प्लगइन्स। और आप तमाम जो भी आप इसमें साइंटिफिक राइटिंग करेंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, टाइटल डिसाइड करने के बाद, आर्टिकल्स को फिल्टर आउट करने के बाद, आर्टिकल्स फाइनलाइज करने के बाद अब आपने वो प्रपोजल ड्राफ्ट करना है। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले उसकी मेथोडोलॉजी कवर करें। जो आपने एक परफेक्ट आर्टिकल निकाला था जहां पे वो एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी या 90% सिमिलर मेथोडोलॉजी यूज हुई थी, उस आर्टिकल से आपने मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे पहले नोट डाउन करने हैं। उस मेथोडोलॉजी को नोट डाउन करने के बाद आपने उसको फर्दर डिस्क्राइब करना है, फर्दर डिटेल से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने जो है वो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन अलोंग विद सिग्निफिकेंस, ये दोनों पैराग्राफ साइड बाय साइड लिखे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन और आपके सिग्निफिकेंस ये दोनों आप लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप उसको समराइज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और वो मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए फॉर मास्टर बाय रिसर्च और एमफिल, और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं फॉर पीएचडी। नॉर्मली 3 ही रिकमेंडेड होते हैं फॉर एमफिल एंड पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स काफी होते हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इतना समराइज करें कि वो 3 ऑब्जेक्टिव्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स में वो स्टडी आपकी प्लान हो सके। इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट चीज है मेथोडोलॉजी के अंदर कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपको इसकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो आपके लिए हम जो है वो कुछ मॉड्यूल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो आप वहां से रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बड़ा शॉर्ट सा मॉड्यूल है जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो वहां पे हम लिंक डालेंगे। आप इजीली उसके जरिए एक ओवरव्यू ले सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता हो कि आपकी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, आपका डाटा ओरिएंटेड स्टडी है या आपने यस और नो के अंदर आपने आंसर्स आएंगे तो वो क्वालिटेटिव है, या आपकी मिक्स मेथड्स अप्रोच है जिसके अंदर आप बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे सैंपल साइज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स को बीच में कवर अप किया है, किन फैक्टर्स को आप डिपेंडेंट वेरिएबल समझ रहे हैं, किन फैक्टर्स को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ रहे हैं। और इसके बाद आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जो इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेंगे वो किस तरह के लगेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, उसमें टी टेस्ट में कब लगेगा, अनोवा कब लगेगा, उसमें 1 टेल एनालिसिस कौन से हैं, 2 टेल एनालिसिस कौन से हैं, इसमें काई स्क्वायर एनालिसिस कौन सा है। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कब लगेंगे। अब जो होता ये है कि मोस्टली पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जब वो स्टडी करने के लिए प्लान करते हैं, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल जो है उसको फोकस करते हैं और विदाउट एनी सर्चिंग वो पहले अपना
रिसर्च प्रपोजल डिजाइन कर लेते हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रीवियस स्टडीज या बेस्ड अपॉन सम सजेशंस फ्रॉम बीएस प्रोफेसर्स या जो आपको जिन्होंने एमफिल करवाया या जिन्होंने आपको बीएस में आपको पढ़ाया। मसला ये है कि जो पाकिस्तान में साइंस है वो बाहर के मुकाबले में कम से कम 20 से 30 साल पुरानी है। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल्स अपनी पाकिस्तानी किसी स्टडी की बेस पे बना रहे हैं, आप उसी के मुताबिक आप अपने आप को ओरिएंट किया हुआ है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल कहीं पे भी अलाइनमेंट हो और कहीं पे भी वो एक्सेप्ट हो। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाएं तो आपका प्रीवियस वर्क जो है वो ओरिएंटेड होना चाहिए टुवर्ड्स मोर एडवांसमेंट्स, जो टेक्निकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनके हिसाब से। तो अगर आप टेक्निकली एडवांस कंट्रीज के हिसाब से अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे और उनके मुताबिक अपने रिसर्च प्रपोजल्स को बनाएंगे तो वो इंप्रेसिव होंगे और सुपरवाइजर्स जब वो देखेंगे कि ये वही काम है जो वो काम करना चाह रहे थे या काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपको हमेशा इंटरव्यू की कॉल जरूर देंगे और कम से कम आपको एक दफा जरूर मौका देंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो इसके हवाले से अगर आपको फर्दर कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो आप हमें जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप अपना अगर काम करवाएंगे तो हम आपको इस पे प्रॉपर कंसल्टेशंस देंगे कि आप कैसे अपने रिसर्च प्रपोजल को बेहतरीन तरीके से राइट अप कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ साइन अप होते हैं फॉर यूके रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच।